आज हम आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो लोग हैं वो पुराने ज़माने की तुलना करते रहते हैं, तो उसकी तुलना करना कहाँ तक सही है? इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने अतीत से चिपका रहना चाहता है। सभी को उनका अतीत सदैव सुखदायी लगता है और अपने अतीत की बातों को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करते हैं, किंतु उनका अपने अतीत की तुलना वर्तमान से करना उचित नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पहले था वह आज भी रहे। इसी प्रकार अतीत में भी सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें अतीत में अच्छी रही होंगी तो कुछ चीज़ें वर्तमान में भी अच्छी रही होती हैं। केवल अतीत से चिपके रहना, वर्तमान की बुराई करना तर्कसंगत नहीं है। अतीत और वर्तमान में सदा सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो उत्तर होगा, राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाता है और वह मानता है कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों के लिए होती है। वह नारी शिक्षा का पक्षधर है, किंतु जब उसे गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कराना होता है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा छिपाता है। एक लड़की का पिता होने की विवशता उसे ऐसा करवाती है। रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, परंतु गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि उनकी बहू अधिक पढ़ी लिखी ना हो। अतः रामस्वरूप को विवश होकर अपनी लड़की की उच्च शिक्षा को छिपाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा के जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं है। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों यानी गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने सज धज कर जाए और अपनी बीए पास होने की बात छिपाकर 10वीं पास होना बताए। वे चाहते हैं कि उमा वैसे ही आचरण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। अतः लड़की कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं है कि किसी के इशारे पर कार्य करे। उसका भी अधिकार है कि जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है उसके बारे में जाने और उनकी रुचियों तथा पसंद और नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो उत्तर है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बातचीत के बीच कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव और मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति
वस्तु में बदल जाता है। शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बात होती है। संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी गलत है। उसे अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उनके समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आईं तो रेत में मुंह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर उसके लिए योग्य एवं स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करनी चाहिए। अब जहाँ तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है, तो गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है। गेंद उसके पाले में है। रामस्वरूप तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। रामस्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है। उसका वश चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बखिया उधेड़ कर रख देता, परंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती थी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। पहला, गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल और खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरा, शंकर का चरित्र भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल पर चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। और चौथा, इसमें शंकर में आत्मविश्वास की कमी भी है। वह झुककर चलता है और उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लपंगे, शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं, वह समाज कभी करवट नहीं ले सकता है। ऐसा दूल्हा अपना परिवार भी ढंग से नहीं चला पाता। वह पति होने योग्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति विवाह कर भी लें तो उनके परिवार में सदा कलेश रहता है। समाज में उमा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। ऐसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही लड़कियों को ही गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले और दिशा भ्रष्ट और अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है। वह प्रकाश है, जो तो गोपाल प्रसाद अंधेरा। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां और बढ़ेंगी तो गुणवत्ता को अपने आप सम्मान मिलेगा। तब लोग सुशिक्षित बहू पसंद करेंगे। इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा और रूढ़ियों का अंधेरा छटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमज़ोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार समाज में नारी को रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज को बैकबोन को कमज़ोर करता है।
नारी की उन्नति और समाज में उचित स्थान देना बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता है। उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप तो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के यानी शंकर की कमर भी झुकी रही है। उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरियों को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र है उमा। वह एकांकी की नायिका है। यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाया रहने वाला पात्र है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, परंतु वे एकांकी के मुख्य पात्र नहीं हैं। वे एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र हैं। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो, जो फल का भोक्ता हो, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो। तो रीढ़ की हड्डी के मूल में दो पात्र प्रमुख हैं, पहला शंकर और दूसरा उमा। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द घूमी हो रही है या फिर बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं। अतः ये ही मुख्य पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दुल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता है, किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसीलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर स्थायी प्रभाव जमा पाती है तथा एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है। इसीलिए हम इसे प्रभावशाली प्रमुख पात्र कह सकते हैं। एकांकी का फल विवाह का न होना भी उस पर पड़ता है। अतः उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। गोपाल प्रसाद अपने दबदबे से प्रमुखता बनाए रखता है, परंतु वह खलनायक है, नायक नहीं। उसकी खलनायिका उमा के आते ही हवा में उड़कर पत्तों की भांति गायब हो जाती है। तो पूरा रोल क्योंकि उमा पर से शुरू होता है और उमा पर ही ख़त्म होता है, इसी कारण हम उमा को ही इसका प्रमुख पात्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आप एक अच्छे पिता में कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे? उत्तर, रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वे एक मजबूत पिता लगते हैं जो अपनी बेटी की शादी किसी भी कीमत पर शंकर से करवाना चाहते हैं। वे उमा की शिक्षा की बात को छिपाते हैं, समाज से डरते हैं। उन्हें डर है कि उमा को देखने वाले आने वाले लड़के और उनके पिता ने उसे नापसंद न कर दिया तो रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे। वे अपनी बेटी को दिखावा करने और झूठ बोलने के लिए कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो डरपोक और दकियानूसी तथा विवश पिता हैं। अब गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। लड़के के पिता होने के कारण उन्हें घमंड है, दहेज लेने के समर्थक हैं। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, जिस पर वे अपनी मनमानी कर सकें। उन्हें सुंदर बहू भी चाहिए और साथ में दहेज भी। वे लालची, स्वार्थी और ढोंगी हैं। शादी को व्यापार मानते हैं जिसमें वे अपना मुनाफा चाहते हैं। वे अच्छा पिता वही होता है जो अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करे। वह अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षित रखने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं ले। वह निडर, निस्वार्थी और स्वतंत्र विचारों का हो। वह दामाद या बहू के गुणों की कद्र करने वाला हो। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए।
अब आपका 10वां क्वेश्चन है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना। दूसरा, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना। तीसरा, लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद और नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिया जाना। चौथा, लड़कियों के विवाह के समय उनके पिता माता को दबाया जाना और उन्हें अनुचित समझौता करने के पर विवश कर देना। पांचवा, समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। छठा, उन लोगों की मानसिकताओं को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिखाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए और तथा ऐसे करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। चौथा, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखकर अश्लील हरकतें ना करें तथा ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। पांचवा, अपने समय की महान तथा विदुषी महिलाओं के उदाहरण समाज में प्रस्तुत करने चाहिए। छठा, लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए। सातवां, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई तथा खान पान पर ध्यान देना चाहिए जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वस्थ हो सकें। और आठवां है, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। क्या ऐसी एकांकी और नाटकों से समाज पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी एक मुख्य उद्देश्य लड़कियों की आवाज़ को बुलंद करना है। इस एकांकी में उन लोगों की कलाई खोली है जो लड़कियों को भेड़ बकरी या फर्नीचर या फिर कुर्सी मेज मानते हैं। यह एकांकी लड़कियों की स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करती जान पड़ती है। यह एकांकी दो मुँहे व्यक्तित्व वाले लोगों का पर्दाफाश करती है और चरित्रहीन लोगों को रीढ़ विहीन बताती है। ऐसी एकांकी और नाटकों से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी होगी, वे सतर्क होंगे तथा कभी भी किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।